शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये वैसे ऑप्शंस वालों के लिए तो बोरिंग वाला सेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शंस डिप्लीट होती हैं, थोड़ा हाई प्रीमियम भी आ गया था आर्टिफिशियली, मैं उसको छोड़ देता हूँ उस कंसेप्ट को। लेकिन मैं जरा सेकंड वाले पार्ट पे आता हूँ। जिन लोगों के पास पोजीशंस है, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि बाजार अभी और चलने वाला है और उनको लगे कि हम तो जल्दी निकल के आ गए। देखिए, मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि हमें बिल्कुल टॉप पे निकलना है, बिल्कुल बॉटम पे खरीदना है। वो कोई कर नहीं पाता। तो तो हमें उस हिसाब से व्यू लेना पड़ता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन या ट्रेडिंग होराइजन क्या है। अगर आपका, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म है, 2-3 महीने का है, तो मुझे ये एक मार्केट एक अपने टॉप एंड ऑफ रेंज के आसपास आ चुका है ऑलरेडी। जितना मार्केट इस समय ओवरबॉट है, वो उतना ही ओवरबॉट मार्केट मुझे लग रहा है जैसा वो मार्च 2020 में ओवरसोल्ड हो गया था। तो शॉर्ट टर्म में रिस्क है। एक जो लोगों को उम्मीद थी कि शायद सेंट्रल बैंकर्स इतना रेट हाइक नहीं करेंगे और वो एक सपोर्ट देगा, वो भी होता नहीं दिख रहा है। जो भी कमेंट्री आ रही है, सब लोग आज के दिन इन्फ्लेशन पे ही फोकस्ड हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए लोगों को, स्पेशली जिनका शॉर्ट टर्म आउटलुक है। लॉन्गर टर्म में फिर भी इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है। बाकी इमर्जिंग मार्केट, चाइना जैसे तो दूसरा बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, वहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभी अ, जैसे मार्केट ने ट्रेड किया है पिछले 2-1 महीने में, तो इस ऐसे स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है। और जो सेक्टर में मुझे लगता है जो स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है, वो फाइनेंशियल, बैंक्स और टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि अगर करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक्स 5 से 10% करेक्ट हो सकते हैं। आफ्टरनून संदीप, ये एक नया व्यू हमें मिल रहा है कि इस वक्त अगर आप करेक्शन देखेंगे तो फाइनेंशियल में फिलहाल, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है और यहाँ से अगर एक पॉज होगा, ब्रीदर होगा, करेक्शन होगा, तो इन स्पेसेस पे पहले आएगा। लेकिन कौन से वो स्पेसेस हैं जो बढ़ भी सकते हैं? क्रूड का इम्पैक्ट हमने देखा, क्रूड के इम्पैक्ट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, क्रूड डेरिवेटिव के इम्पैक्ट के जितने भी स्टॉक्स है, वो अच्छी खासी अप मूव पे हैं, चाहे वो टायर स्टॉक्स हो, लुब्रिकेंट स्टॉक्स हो, पेंट स्टॉक्स हो। क्या उनमें तो तेजी जारी रहेगी? क्या व्यू है आपका वहाँ? या काफी, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आप हम पेंट कंपनीज की बात करेंगे, तो ये स्टॉक्स भी वापस अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक सस्ते हैं। अगर हम एशियन पेंट जैसी कंपनी की बात करें, तो वो अभी जो आज का प्राइस है, उसमें मैं कहते हैं 100 टाइम्स इस साल के अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि ये स्टॉक सस्ते हैं। तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है कि लोगों को लगता है क्रूड नीचे आ रहा है तो इन स्टॉक्स को खरीदो, लेकिन उस समय पे लोग वैल्यूएशन नहीं देखते। तो वैल्यूएशन इन सब स्टॉक के काफी हाई हैं। टायर्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि ये स्टॉक्स इतने चले नहीं हैं और इनके आगे जाके मार्जिन इंप्रूव होगा। तो उसमें अपोलो टायर्स में हमारी भी होल्डिंग है। उसमें जो करंट मैनेजमेंट का फोकस है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो वो एक अच्छा उन्होंने व्यू बनाया। वो मुझे लगता है स्टॉक को हेल्प करेगा अगले 1-2 साल में। संदीप, गुड आफ्टरनून। करंट सिचुएशन को देखते हुए जहां बाजार ने एक अच्छी खासी रैली देख ली है, व्यूअर्स के दिमाग में भी यही होगा, एक तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला सेंटिमेंट, और साथ ही अब इन स्तरों पर कौन से स्क्रिप्ट्स या कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एंट्री ली जाए? वैल्यूएशंस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई सारे शेयर्स इन स्थिति में ऐसे भी हैं जो कि पी के लिहाज से, पीबी रेशियोज के लिहाज से सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। क्या आप सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक पी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए लेना चाहेंगे, या फिर वैल्यूएशंस चाहे महंगी भी हो, जैसे क्यूएसआर स्पेस के कई सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी हैं जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी महंगे हैं, फिर भी उनमें एंट्री लेना चाहेंगे? सस्ते वैल्यूएशन वर्सेस महंगे वैल्यूएशन, आपकी बेट कहाँ होगी? देखिए, सबसे ज्यादा रिस्क अगर करेक्शन आएगा तो हाईली वैल्यूड स्टॉक्स में आएगा, क्योंकि उसमें आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी महंगे हैं, आज से यहाँ से 20% गिर जाएंगे तब भी महंगे लगेंगे। तो लोगों को उस पर केयरफुल रहना चाहिए। एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है जब मार्केट ऐसे रोज चलता रहता है, तो लोगों को लगता है कि चढ़ता ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो डाउनटर्न में जब सस्ता होता है मार्केट, कोई लेना नहीं चाहता। जब महंगा हो जाता है तो कोई बेचना नहीं चाहता। तो वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा केयरफुल रहना ही बेटर है, क्योंकि करेक्शन शार्प और सडन हो सकता है। और ग्लोबली सितंबर अक्टूबर के महीने जो हैं, वो हिस्टोरिकली भी
देखे गए हैं कि जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा के करेक्टिव मूव जब होती हैं मार्केट में तो होती हैं। तो अगले 2 महीने मुझे लगता है कि मुझे थोड़े डाइसी लगते हैं जितना, क्योंकि जो अप मूव हो गया उसके बाद। थोड़ा अप मूव आपको थोड़ा यहाँ पे डाइसी भी लगता है। हमने कुछ एक शेयर्स भी निकाले हैं एक्चुअली संदीप। आज हमने ना 12:30 बजे एक शो किया था। जो शेयर अच्छे हैं और थोड़े सस्ते हैं उसके हमने थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमने निकाली हैं। अच्छा, मेरे को ना आपसे ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछना है। सब लोग ये कहते हैं कि ये अगर रैली में 18,000 का लेवल देखना है तो बिना रिलायंस के 2800 के शायद ही मुश्किल दिखेगा। तो रिलायंस का अब इस लेवल पे आके चलना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप जरा रिलायंस के बारे में अब हमको जानकारी दे सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? देखिए, रिलायंस के नतीजे एक्साइटिंग नहीं थे और नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया था। ओवरऑल जब मार्केट चल गया तो रिलायंस भी इंडेक्स का बड़ा पार्ट है तो वो चला। लेकिन अगर हम देखें तो इनके कोर रिफाइनिंग बिजनेस में रिफाइनिंग मार्जिन्स प्रेशर पे आ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स ऑलरेडी प्रेशर पे थे और जियो प्लेटफॉर्म्स में इतना कुछ खास हो नहीं रहा है। तो रिटेल बिजनेस में ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो रिलायंस मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड से थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो इस चीज की उम्मीद करना कि रिलायंस सडनली बहुत चढ़ जाएगा मुझे लगता है गलत होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए जो भी सरकार स्टेप्स लेना चाह रही थी उसी की कड़ी में डिम्पी का भी जो सवाल था उसी तरह से था, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर कुछ और रोल बैक की उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं। हमने पीछे देखा कि ऐसी भी न्यूज़ आ रही थी कि शायद स्टील को लेकर एक्सपोर्ट ड्यूटी पर जो सरकार ने पीछे कदम लिया था उसे भी शायद रोल बैक किया जा सकता है या फिर वहाँ रिलीफ मिल सकता है। इन दो न्यूज़ को आप कैसे देख रहे हैं, या फिर और दूसरे स्टेप्स जो भी सरकार ने लिए थे इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए? देखिए, स्टील का ड्यूटी का रोल बैक करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो स्टील प्राइस अब हो गए हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेते हुए स्टील कंपनी काफी लॉसेस में चले जाएंगी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि स्टील कंपनी लॉसेस बनाए। तो लेकिन अगर आप देखें तो काफी स्टील कंपनीज के प्राइसेस जो हैं 12 से 20% चढ़े भी हैं, इस उम्मीद में कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे रोल बैक हुआ है वैसे स्टील पे भी रोल बैक होगा। ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर किसी के पास स्टील स्टॉक्स हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल के टाइम पे एक रैली आती है तो निकलना चाहिए स्टील से, क्योंकि चाइना की जो हालत है और चाइना में जैसे स्टील प्राइसेस गिर रहे हैं, ओवरऑल डायरेक्शनली कमोडिटी प्राइसेस बास्केट पूरा और स्पेशली स्टील पे मैं नेगेटिव हूँ। तो अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल की न्यूज आती है उस पे स्टॉक्स रैली करते हैं तो वो बेचने का अच्छा मौका रहेगा। पैसे में जहां पर राय आप दे रहे हैं, इस बीच स्टील शेयरों पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी। कल हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी थी। कोकिंग कोल कीमतों में गिरावट से शेयरों को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ड्यूटीज़ को लेकर भी खबरें आती हुई लगातार हम देखते रहते हैं। लेकिन संदीप, ऐसे में फिर सेक्टर्स पर एक बार गौर कर लेते हैं। आपके हिसाब से इन स्तरों पर कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एफएमसीजी प्ले हैं जो कि लगातार मजबूती दिखा रहे हैं। इनफैक्ट कल जहाँ बाजार में मजबूती थी तब भी एफएमसीजी ने प्ले आउट किया था और आज बाजार में उतार चढ़ाव पर भी एफएमसीजी टॉप परफॉर्मिंग है। आपके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ नजर रखी जाए? ये सेक्टर स्पेसिफिक कैपिटल गुड स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जो ओपनिंग अप ट्रेड जैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह के स्टॉक्स हैं उन पे नजर रखनी चाहिए। जब करेक्टिव मूव आएगा तो उनमें निवेश करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस समय सारे सेक्टर चले हैं और सारा पूरा मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आया है। तो यहाँ पे केयरफुल ही रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको रोज जाके कुछ खरीदना है, कभी कुछ नहीं करना और कभी थोड़ा कैश रखना भी फायदेमंद रहता है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा समरी भी कर देता हूँ अभी तक की जितनी चर्चा हुई है। आपने अभी ये कहा है कि थोड़ा मार्केट चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग के सार बनते हैं। हमने एक RSI चार्ट भी ड्रॉ किया। बार बार RSI 80 के ऊपर आता है, 20 से 80 की रेंज है। टिपिकली 80 के ऊपर आए तो हम इसको महंगा भी समझते हैं। वो हमने एक ड्रॉ भी किया हुआ है कि जब जब मार्केट इसके ऊपर ये RSI इस लेवल के ऊपर आता है, हल्का तो साइडवेज हो जाएगा या तो बाजार थोड़ा कमज़ोर होगा, वो ग्राफिक्स पे आएंगे। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत शेयर चले हुए हैं जहाँ पे बीटा थोड़ा हाई था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मेरे को ना एक शेयर आपसे और समझना है। एक्चुअली मैं सेगमेंट समझना चाहता हूँ। मैं इस उतार और चढ़ाव को बहुत ज़्यादा ना देखते हुए मैं इसी अगले 6 महीने के लिए कुछ शेयर्स देखना चाहता हूँ।
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ बाजार और भी चलेगा, मैं दोनों के साथ हूँ। लेकिन इस 6 महीने में मेरी थेमेटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं कंज्यूमर वाली कंपनी खरीदूं जहाँ पे अगले 3 महीने में हो सकता है इन्फ्लेशन कम आ जाए, मैं इंफ्रा में चला जाऊं, मैं डिफेंस में चला जाऊं जहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, मैं थेमेटिक अप्रोच क्या रखूं? थीमेटिक में मुझे लगता है कि ऑटोज, कैपिटल गुड्स एक अच्छे सेक्टर्स हैं। जब भी करेक्शन आए लोगों को उसमें अपनी वेटेज बढ़ाना चाहिए। डिफेंस एक अच्छा स्पेस ऑलरेडी बन चुका है और इसमें स्टॉक्स काफी चढ़े हुए हैं, तो करेक्शन में भी ज्यादा गिरे नहीं थे और जब मार्केट में अप मूव आया तो वापस चढ़े। तो ये थीम चलती रहेगी अगले कुछ सालों में और लोगों को मौके देखने चाहिए इसमें एक्सपोजर लेने के लिए। कमोडिटीज, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों पे तो केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल संदीप, ऑटोमोबाइल स्पेस पर आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हम देख चुके हैं। पिछले क्वार्टर हमने देखा लॉजिस्टिक्स इश्यूज कुछ हद तक ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए जो थे वो भी हल होते हुए दिखे हैं, जो कि Q1 FY23 के नंबर्स में भी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, कई सारे टेलविंड्स हैं वैसे ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए और जो प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रहे हैं। क्या आपको लगता है यहाँ से पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें सेगमेंट वाइज, और तेजी की उम्मीद लगाई जा सकती है? मेरा प्रेफरेंस महिंद्रा मारुति जैसे कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स पर रहेगा। सीवी साइकिल पे हमने देखा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, तो वो सस्टेन करेगा स्लो डाउन या वापस रिवाइवल आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में। क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, स्पेशली उनका कमर्शियल व्हीकल साइड जो है वहाँ पे थोड़ा उम्मीद से कम नंबर्स आए हैं, तो उसको हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन कंज्यूमर साइड पे क्योंकि रॉ मटेरियल प्रेशर्स का इम्प्रूवमेंट के कारण मार्जिन इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा और फेस्टिवल डिमांड भी इस साल अच्छी हो सकती है। नेगेटिव इनके लिए ये कि अगर इंटरेस्ट रेट और यहाँ से ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्योंकि काफ़ी व्हीकल्स फाइनेंस्ड होती हैं तो उस पर थोड़ा असर हो सकता है डिमांड पे। उस कारण से वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से और इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ेंगे। ठीक है संदीप, मैं आपको ना एक विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आपको विजुअल्स देख के अच्छा भी लगेगा। ये एक्चुअली जो पुराना पर्दा गिराया गया ना, ये पुरानी बेस्ट जो चलती बेस्ट की बसें चलती थी डबल डेकर, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो गई है। आप ये तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, नितिन गडकरी ने बाकायदा इसका इनॉग्रेशन भी किया है, वो इस बस के अंदर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है डबल डेकर बस का, अशोक लीलैंड जो इस बस को बनाता है। आप उनके टॉप मैनेजमेंट को भी देख पा रहे हैं। ये पुराना तरीका था जो आप मुंबई में अगर आप टाउन एरिया में है तो आपको टिपिकली ये दिख जाता है। अब लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, जो नई डबल डेकर बस जो है, ये काफ़ी बेहतरीन आपको दिख रही है और नाम भी बहुत सुंदर रखा है, स्विच। ये तो काफी लग्जूरियस भी लग रही है। लग्जूरियस भी है और जब सड़क पे चलेगी तो मेरे को लगता है बहुत शानदार वोल्वो टाइप फीलिंग आ रही है इसके अंदर। रिवैम्प तो दिख ही रहा है। हाँ, और ये ई व्हीकल्स का तो खैर कमाल है ही, क्योंकि इसके अंदर जो इनोवेशन हो रहा है ना केवल सिर्फ टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हो रहा है, बट कि आप जो लुक एंड फील भी अब गाड़ियों का देखते हैं ना, वो बहुत ही डायनामिक हो गया है। अब पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, बट अब तो कुछ ज़्यादा ही डायनामिक है और सब कुछ ज़्यादातर आप देख रहे हैं अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। कभी आपको दिखता होगा ऐसा किसी विदेशों में या फिर कहीं पे, लेकिन ये भारत में भी संभव है। अब आपको ये दिख ही रहा है, अपनी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ई व्हीकल्स का तो पॉइंट है ही है, एक और चीज़ भी मैं संदीप आपसे मैं दिखा दूंगा आपको, वो K10 मारुति की भी लॉन्च हुई है। वो नए तौर तरीके के साथ, नए फीचर्स के साथ लेस होकर आ रही है। 3,99,000 स्टार्टिंग प्राइस बता रहे हैं और इसके साथ शुरू हो रही है, 5.5 लाख तक में आ जाएगी गाड़ी। तो ये एक मारुति की नई गाड़ी, मतलब नई गाड़ी के पुरानी गाड़ी को रिवैम्प होकर आ रहा है और अशोक लीलैंड का नया ई व्हीकल्स भी आ रहा है। तो इसलिए मैं ना जरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में अशोक लीलैंड है क्या संदीप? नहीं, इस समय महिंद्रा और मारुति है। ओके, M&M से अशोक लीलैंड में आओगे? नहीं, M&M का साइकिल बहुत अच्छा है, लगता है अगले 2-3 साल बहुत अच्छा करेगी। अच्छा, एक बात आप मेरे को और बताओ, आप बस चलते चलते मेरे को ये बता के ना, आपने पोर्टफोलियो में क्या माल बेच दिया जो आपने बहुत अच्छे से खाली किया है? छोटा मोटा तो मेरे को पता ही, आप खाली करते रहते हो, तो चर्निंग है, जो एक बड़े चंक में आपने तिलांजलि दे दी, छुट्टी कर दी उससे। देखिए, इस रैली में
कुछ जैसे हॉस्पिटल स्टॉक्स थे तो उनसे थोड़ा एग्जिट किया है। और ज्यादा एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग करीब 15% कैश ऑलरेडी लेके बैठे थे। तो और धीरे धीरे एक्चुअली वो स्लोली शिफ्ट होता जाता है, क्योंकि शिफ्ट हमने धीरे धीरे किया है ऑटो एंसिलरी डिफेंस लेड स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोज में। तो इनमें मुझे लगता है करेक्शन में ऑब्वियसली जब अगर इंडेक्स करेक्ट करेगा तो ये सब स्टॉक्स भी करेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगले 2-3 साल के लिए इनके प्रोस्पेक्ट्स मुझे ठीक लगते हैं। दीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स प्ले, आप ऑटो एंसिलरी पर लगातार आपका भरोसा भी कायम है और जिस तरह से हमने अभी 2 रिवैम्प मॉडल्स भी दिखाएं, कह सकते हैं कि भारत देश के रास्तों पर टेक्नोलॉजी चलेगी। बिल्कुल टेक्नोलॉजी चले। थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा पर्सनली आपके पूछ लिया कि आपने क्या क्या खा ली है, आप इसको अन्यथा ना लीजिए। ये तो मैं आपके पोर्टफोलियो से थोड़ा